जीएस फॉर ऑल ए के इसी इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक के हमने प्रारंभ से लेकर गुप्त वंश के इतिहास तक को देखा था। अब कुछ क्षेत्रीय शासक को देखा जाए। इसके इतने बड़े साम्राज्य तो नहीं है, लेकिन भारत के देखा जाए तो एक खास क्षेत्र पर इनका शासन रहा है। तो आज आइए हम वाकाटक वंश को देखें, जिसका गुप्तों के साथ एक अच्छा संबंध था, जिसमें आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में देख सकते हैं इन्हें। यद्यपि यह जो क्षेत्र है ये बराड़ या महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है। बराड़ आज का आधुनिक छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है। तो वहीं इससे वाकाटक वंश ने शासन किया। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में अगर देखा जाए तो विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, आपको नाम याद रखना है संस्थापक का, विंध्य शक्ति है। और इसके पूर्वज जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे, यानी उनके अधीन रहने वाले शासक थे। और इसका क्षेत्र है बराड़, यानी एमपी और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ये मूल क्षेत्र है इनका। और इसकी स्थापना जो है विंध्य शक्ति के द्वारा जो की गई थी। और इसके पुत्र जो थे, आगे यदि इसका वंशानुक्रम देखा जाए तो इसके पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम, जिनका कालखंड है 275 से 335 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, इसमें वाकाटक वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो इसमें भी आ सकता है कि संस्थापक विंध्य शक्ति और वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें राजा के द्वारा एक घोड़ा को छोड़ा जाता है, और जिस स्थानीय शासक के या कोई भी राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो यह जो राजा घोड़ा छोड़ा है वह उसे चुनौती मानी जाती है और उसके साथ युद्ध होता है। और युद्ध में पराजित होने पर वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो यही अश्वमेध है, यानी अश्व के प्रति मेध यानी समर्पण। अश्व का मतलब घोड़ा और मेध का अर्थ होता है समर्पण। तो यहाँ देखिए, वाकाटक वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पूर्व आपने पढ़ा था कि शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भी 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, और वो पतंजलि ऋषि के द्वारा आयोजित हुआ था, जिसका वर्णन अयोध्या के धनदेव नामक शासक के अभिलेख द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त शासक थे, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि दी गई है। आपने पढ़ा था अश्वमेध यज्ञकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत, तीनों उपाधि वो धारण किए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखते चल जाइए। और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे ये वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम। तो इसका स्रोत क्या है? पुराण है, ध्यान में रखिएगा। और प्रवरसेन को ही अगर देखा जाए तो प्रवरसेन के बाद यह 2 भागों में वाकाटक वंश बट गया। एक है प्रधान शाखा हो गई और दूसरी वासीय शाखा हो गई, जिसमें वरस गुल्म भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वसीय शाखा या वरस गुल्म शाखा हो गई। ये एक्चुअल क्या है? वरस गुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले के वसीम के पास से वरस गुल्म है, उसी से यह संबंधित है। यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और इसकी स्थापना जो है प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन द्वारा की गई थी। देखिए 330 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पर यदि हम प्रधान शाखा के बारे में जाने तो प्रधान शाखा की एक वंशावली है, उसको ध्यान में रखिए, याद करने की जरूरत नहीं था। वो शक और गुप्तों के बीच का क्षेत्र था, और गुप्त अपने वैवाहिक संबंध के द्वारा इससे राज्य का विस्तार किए थे अपना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसमें रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 तक शासन किए। ये प्रधान शाखा की बात हो रही है। और रुद्रसेन द्वितीय जब शासक बनते हैं तो प्रभावती गुप्त से उनका विवाह हो जाता है। और प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है। तो यहाँ देखिए वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण प्रभावती गुप्त के 2 पुत्र होते हैं रुद्रसेन द्वितीय से, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो कहा जाता है कि दामोदर सेन ही प्रवरसेन के नाम से गद्दी पर बैठा और संरक्षक के रूप में प्रभावती गुप्त का शासन काल शुरू हुआ। तो यह कहा जाता है कि इस प्रारंभ में जब ये अवयस्क दोनों बालक थे
तो प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल 390 से 410 तक जाता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रवर सेन 310 से 440 तक शासन करते हैं। तो ये आप समझ गए, दामोदर सेन ही प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठते हैं और 410 से 440 तक शासन करते हैं। उसके बाद अगले शासक नरेंद्र सेन होते हैं जो 440 से 460 तक होते हैं, और उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय जिनका कालखंड है 460 से लेके 480 तक। और पृथ्वी सेन द्वितीय जो है वाकाटक के प्रधान शाखा के अंतिम शासक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यह प्रधान शाखा विलीन किसमें हो जाती है, वासीय शाखा में, यानी वरस गुल्म शाखा में यह शाखा मिल जाती है, यानी मर्ज हो जाता है इसमें। और उस समय शासक थे हरिसेन जिनका कालखंड है 475 से 510 ईस्वी। तो इतना ध्यान ना रख के आप मोटा मोटी यह ध्यान रखें, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी उनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अंतिम शासक यानी प्रधान शाखा के अंतिम शासक कौन थे, पृथ्वी सेन द्वितीय। ये ही आप मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखा को देखा। अब वासिम शाखा को देखना है। इससे पहले कि आप वासिम शाखा को देखिए प्रधान शाखा के अंतिम शासक थे पृथ्वी सेन द्वितीय, जिनके एक सामंत थे व्याघ्रदेव, जिन्होंने नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में है उसको बनवाया था। गुप्त काल में आपने नचना कुठारा की पार्वती मंदिर के बारे में पढ़ा था, जैसे दशावतार मंदिर ललितपुर जिला के यूपी के ललितपुर जिला में स्थित है, उसी तरह यह भी नचना कुठारा मंदिर पार्वती को समर्पित है जो कि एमपी के पन्ना जिले में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें वासिम शाखा के जो वाकाटक है ये इसका क्षेत्र आप जान गए हैं, महाराष्ट्र का अकोला जिला है जिसको वत्स गुल्म कहा जाता है। और इस शाखा की स्थापना सर्वसेन के द्वारा किया गया था। और सर्वसेन जैसा कि आप जानते हैं क्या, प्रवर सेन के दो पुत्र थे, एक रुद्रसेन और दूसरा सर्वसेन। तो रुद्रसेन प्रधान शाखा में चले गए और जबकि वत्स गुल्म यानी वासिम शाखा में सर्वसेन छोटे उसके पुत्र आए थे। इसमें देखिए 330 में ये स्थापित किए थे इस क्षेत्र में। और इनका प्रमुख योगदान है हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखा था। यह ध्यान रखिए, यही प्रश्न पूछा जाता है, हरि विजय जो प्राकृतिक काव्य ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया, सर्वसेन, प्रवरसेन, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन द्वितीय। तो यही प्रश्न आते हैं। दूसरा देखिए दूसरे शासक है विंध्य शक्ति द्वितीय, जिनका कोई खास योगदान नहीं है। फिर तीसरा देखिए प्रवरसेन द्वितीय, इनको आपको ध्यान में रखना है, यह मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना किए थे। ध्यान रखिएगा, मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध के ये रचनाकार थे। और यह जो क्षेत्र है एक्चुअल देखा जाए तो वत्स गुल्म जो महाराष्ट्र का अकोला का क्षेत्र है, यदि छत्तीसगढ़ के आगे राजनांदगांव से आगे जाने पर विदर्भ यानी नागपुर का पूरा क्षेत्र पड़ता है, तो इसको विदर्भ का क्षेत्र कहा जाता है। तो विदर्भी संस्कृत शैली का विकास वाकाटक के दरबार में ही हुआ था। तो ध्यान में रखिए, प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कालिदास कुछ समय वहां रुके थे और उन्होंने सेतुबंध जो कि प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया था का संशोधन किया एवं संस्कृत की विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत भी लिखा। मतलब प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबंध का संशोधन कालिदास के द्वारा किया गया, यानी उनके दरबार में कुछ समय तक रह गए। और उन्होंने मेघदूत भी जो अपनी रचना लिखी है कालिदास ने, वो संस्कृत की विदर्भी शैली में लिखी थी। और यह वाकाटक के वसीम शाखा के प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में रहकर लिखे थे। इसको ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, हरिसेन ने 475 से 510 ईस्वी तक शासन किया और वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हरिसेन को माना जाता है। और हरिसेन वासिम शाखा का अंतिम शासक भी कहा जाता है। कि आप गुप्तों के बारे में देखा कि वे भागवत धर्म को मानते थे। इसी तरह वाकाटक नरेश जो थे ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, ध्यान रखिएगा। और अजंता का 16वां एवं 17वां गुहा में विहार एवं 19वें गुहे में चैत्य का निर्माण वाकाटक शासकों ने करवाया था। तो ध्यान रखिए 16वां और 17वां गुहा विहार बनाया गया था वहां,
विहार का मतलब होता है बौद्ध जो भिक्षुक रहते हैं उनके रहने का स्थान विहार कहलाता है, और चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्धिस्ट के द्वारा जो पूजा स्थल का प्रयोग किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। तो 19वें गुहे का चैत्य का निर्माण वाकाटक शासकों ने कराया था, और संस्कृत की विदर्भी शैली का विकास पूर्णतः वाकाटकों के दरबार में हुआ था। ये भी तथ्य ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार आपने मध्य भारत जो कि आगे चल के महाराष्ट्र तक के क्षेत्र में फैला, वाकाटक वंश का प्रभाव, तो उसको आज आपने देखा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त हुई। फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।